स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे पास किए। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के एनैक्टमेंट की बात करी थी, कमेंसमेंट डे की बात करी है, कमिटीज़ की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, उसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म किया हुआ था। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे या फिर क्रिटिक्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हमारी सो फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड्स, राइट। और वो क्या क्या ग्राउंड्स थे उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला, उन्होंने बोला कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे जो नॉर्मल इंडियन मास थे, उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। उस इंडियन मास ने, जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन थी, उन्होंने इलेक्ट किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोविंसेस के अंदर काम कर रही है उस टाइम पे, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने फिर इलेक्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडियन पीपल, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ये उन्होंने बोला। The critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। और जिन लोगों ने इलेक्ट किया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को, इनको भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, जिसमें लगभग 10% इंडियंस ने वोट किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, मनी, एजुकेशन एंड टैक्स। ठीक है। सेकेंड क्या था, नॉट अ सॉवरेन बॉडी। इन्होंने बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 1946 सेकेंड कैबिनेट प्लान। तो जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स होती थी वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ के होती थी, उनके प्रपोजल पे होती थी। और कब सेशन करना था ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिशन देती थी, तब इसका सेशन होना था। यानी कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था, और इस वजह से ये इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम नहीं कर पाई और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाई, ये क्रिटिक्स ने बोला। द क्रिटिक्स मेंटेन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्यों? एज इट वॉज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। ये हमने देख लिया कि सेकेंड कैबिनेट प्लान के प्रपोजल पे ये बेस हुई थी। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेल्ड इट्स सेशंस विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। कि इसने अपने सेशंस कैसे किए, विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ये बोला क्रिटिक्स ने। तीसरा फीचर क्या दिया इन्होंने क्रिटिसाइज करने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग था। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अगर ये बोलते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने के अंदर तैयार हो गया था, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए फॉर्म होने में। तो इन्होंने बोला इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों लिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, राइट। इस वजह से इसको ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोला कि ये धीरे धीरे कछुए की तरह चल रही है, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरी लॉन्ग टाइम लिया टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क, राइट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बस 4 महीने लगे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजरुद्दीन अहमद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कॉइन किया एक नया नाम ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। उसका मजाक उड़ाते हुए, मॉक करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोला, दैट ही कॉल्ड इट ड्रिफ्टिंग कमेटी, राइट, टू शो हिज कंटेम्प्ट फॉर इट। ये बताने के लिए कि वो कितनी धीरे धीरे काम कर रही है और कितना ज़्यादा अनड्यू टाइम उसने ले लिया है काम करने के लिए। फोर्थ पॉइंट उन्होंने किस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। बोला गया कि जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वो हमने देख ही लिया कि इलेक्शंस के अंदर 2208 सीट्स तो कांग्रेस की आ गई थी, इसलिए सारे के सारे मेंबर्स जो थे कांग्रेस के थे। तो ये कहना एक तरह से सही था कि इट वॉज कम्प्लीटली कांग्रेस डोमिनेटेड। ऑल्दो इसमें मुस्लिम लीग के भी कुछ लोग थे, बट पाकिस्तान डोमिनेट बनने के बाद वो वापस चले गए थे। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी। ग्रैनविल ऑस्टिन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या बोला, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, राइट। एक ही पार्टी थी जिसने कंप्लीट नेशनल स्ट्रगल के अंदर मेन फोर फ्रंट पे काम किया, और उसी ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेजरली डोमिनेट कर दिया, और कोई इंडिपेंडेंट लीडर्स नहीं आ पाए। और उन्होंने और क्या बोला, द असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, राइट। कहने का एक मॉक करने का तरीका था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली कंप्लीटली कांग्रेस ने डोमिनेट कर दिया और किसी और इंडिपेंडेंट रूलर को अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मौका नहीं मिला। फिफ्थ क्रिटिक या क्रिटिसाइज किस वजह से इन्होंने किया था, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अंदर मोस्टली जो लोग थे वो सारे लॉयर्स थे या फिर पॉलिटिशियन थे, तो उस वजह से वो डोमिनेटेड थी इनसे। इस वजह से जो उनकी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा लीगलाइज हो गई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज बन गई कॉन्स्टिट्यूशन की। इस बेसिस पे उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन दैट द क्रिटिक्स by the critics that the Constituent Assembly was dominated by lawyers and politicians. They pointed out that other sections of the society were not sufficiently represented. कि lawyers और politicians भरे हुए थे Constituent Assembly में, और कोई और section के लोग जैसे कोई scientist हो गए या कोई और field के लोग जो probably help कर सकते थे किसी और field के अंदर constitution बनाने के लिए, उनको representation नहीं मिला sufficiently जितना lawyers और politicians को मिला। This to them is the main reason for the bulkiness and the complicated language of the constitution. और बाद में जब ये हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के salient फीचर्स में और उसके क्रिटिसिज्म के बारे में, तो एक क्रिटिसिज्म उसका ये है कि बहुत ज़्यादा बल्कि है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, और वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होने का सारा श्रेय किसको जाता है? लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन को, कि यहाँ पे लॉयर्स और पॉलिटिशियन जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट करते थे, इसलिए इसकी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। सिक्स्थ पॉइंट की अब अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं डोमिनेटेड बाय हिंदूज, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये हिंदूज डोमिनेट कर रहे थे इसको। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी, राइट। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इनको बोला अ बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली अगर हम बात करें तो विंस्टन चर्चिल कहते हैं कमेंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ऑल्दो ये सही नहीं था क्योंकि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी था, जो मुस्लिम लीग के हटने के बाद थोड़ा कम हो गया, बट हिंदूज मेजॉरिटी में थे। बट ये कहना कि कंप्लीटली हिंदू डोमिनेटेड थी या बस हिंदू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो गलत था, क्योंकि उसमें सारे के सारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चाहे वो एंग्लो इंडियंस हो, सिख्स हो, मुस्लिम्स हो, राइट, और कितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हों, राइट, क्रिश्चियंस हों, वो सब इंक्लूडेड थे, पारसीज हो, सब इंक्लूडेड थे। ऑल्दो उनका नंबर कम था एज कम्पेयर टू हिंदूज, बट ये कहना कि ये कंप्लीटली हिंदूज ने बनाई थी तो वो गलत होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एलिफेंट जो था वॉज अडॉप्टेड एज द सिंबल या सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। एलिफेंट को माना गया था द सिंबल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर हम बात करते हैं तीन इंपॉर्टेंट लोगों की। सबसे पहले सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए हमको एक लीगल एडवाइजर की जरूरत थी। लीगल एडवाइजर का काम क्या था कि जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसमें जितनी भी लीगैलिटीज आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या प्रोविजंस आ रहे हैं, उनको चेक करने के लिए बी एन राव सर ने अपना काम किया था, उसको एनालाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली। फिर एच वी आर अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर हम बात करते हैं कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? एस एन मुखर्जी थे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेम बिहारी नारायण रहजादा थे वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हैंड रिटन लिखा गया था, उसको हाथ से लिखा गया था, और किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रहजादा ने लिखा था, राइट। अब हम बात करते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब होता क्या है कि जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है 1950 के अंदर, तो वो इंग्लिश में लिखा जाता है, बट कुछ टाइम के बाद 1987 में ये वाली बात समझ आती है लोगों की, हमारा जो देश है उसमें मेजॉरिटी लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदी के अंदर भी लिखा जाना चाहिए, उसको कंप्लीटली ट्रांसलेट करना चाहिए हिंदी के अंदर भी। इस वजह से हिंदी ट्रांसलेशन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे 1987 में, इसलिए इस हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to the authoritative text of the Constitution in Hindi language. यानी कि स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं था कि हम इस टेक्स्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को हिंदी लैंग्वेज में भी बनाएंगे। लेटर a provision in this regard was made in the 58th Constitutional Amendment Act of 1987, राइट। इसको मार्क कर लें कि हिंदी टेक्स्ट लाना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखना और कंप्लीटली ट्रांसलेट करना कब हुआ था? 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हुआ था ऑफ 1987, ठीक है। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 394A। पहले क्या थे? 393 था, 394 था और 395 था। ये तीनों किस में आते थे? पार्ट 22 के अंदर। अब इस पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और आर्टिकल ऐड किया गया 394A, जिसके अंदर इस हिंदी टेक्स्ट की बात की जाएगी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक किस में ऐड किया गया? लास्ट पार्ट में, 22nd पार्ट में, दैट इज पार्ट 22। दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस।
यानी कि ये जो 394A ऐड किया था अब नया हिंदी टेक्स्ट के लिए, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोविजन था, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर, अपनी पावर के अंदर, ऑफिशियल कैपेसिटी में ये सारी चीज़ें पास करवाएगा। सबसे पहला, द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। द मॉडिफिकेशंस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट्स इन हिंदी कैन बी मेड इन इट, यानी कि जितने भी ऑफिशियल नेसेसरी चेंजेस हैं वो इसमें मॉडिफिकेशन है वो लाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो थी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी और कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उसको कंप्लीटली कॉपी करना या ट्रांसलेट करना एक डिफिकल्ट टास्क था। तो उसके लिए आपको उसकी लैंग्वेज स्टाइल और टर्मिनोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशंस लाने होंगे जब आप हिंदी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करोगे, राइट। ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि जो सबसे पहले, अब हम देख रहे हैं कि 1987 के अंदर ही आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो हमको जो करना है 1950 का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तो करना ही करना ट्रांसलेट। 1950 के बाद से लेकर 1987 तक जितने भी चेंजेस आए हैं, प्लस इसके बाद जो और फर्दर चेंजेस आएंगे, उन सबको आपको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहना है साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे हमारे नए नए एक्ट्स और लॉज आते रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर, तो उसका ट्रांसलेशन भी हिंदी के अंदर साइमल्टेनियसली होते रहना चाहिए, राइट। दूसरा, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, वही कि कोई भी अगर आपका लॉ अमेंड होता है, चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसका चेंज जो है हिंदी के अंदर भी लाना चाहिए, राइट। दूसरा प्रोविजन क्या होगा, द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश, यानी कि ऐसा नहीं कि इंग्लिश में उसका मीनिंग कुछ और इन्फर हो रहा है और हिंदी में अगर आप उसको पढ़ो तो उसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए जो इंग्लिश में है, वही उसको कंप्लीटली ट्रांसलेट करना है, चाहे वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो, पर आपको कंप्लीटली उसको कॉपी करना है हिंदी के अंदर। If any difficulty arises in this matter, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably, यानी कि अगर ऐसा होता है कि कोई डिफिकल्टी आती है कि थोड़ा अलग टेक्स्ट होता है, उसका हिंदी में अलग मीनिंग निकल रहा है, इंग्लिश में अलग मीनिंग निकल रहा है, तो सुटेबली हिंदी के टेक्स्ट को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश टेक्स्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था, द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट चेंज हो रहा है या फिर हिंदी के अंदर लिखा जा रहा है, वो सारे पर्पसेस के लिए अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा, यानी कि इसको आप एज अ सुप्रीम अथॉरिटी मान सकते हो या लागू कर सकते हो, कोई भी प्रोविजन को आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हो लॉज को, राइट। इसके साथ हमारा जो टेक्स्ट था सेकंड चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ 4 टेबल्स बेसिकली दे रखी हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, बट आपका चैप्टर जो टेक्स्ट के अंदर वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहली टेबल दे रखी है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946। 1946 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं, उसका कुछ क्लासिफिकेशन दे रखा है, एलोकेशन दे रखा है सीट्स का। ये हमने देख ही लिया सबसे पहले कि टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस की थी, 11 प्रोविंसेस से वो आई थी। उन 11 प्रोविंसेस को अगर आपको पढ़ना है तो नोट्स एंड रेफरेंसेस में वो मैंशनड है। 93 स्टेट्स जो थी हमने देख लिया, प्रिंसली स्टेट्स थी, रजवाड़ास थे, और 4 प्रोविंसेस जो थी चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी, जिसमें हमने देख लिया दिल्ली आता है, अजमेर मेवाड़ आता है, फिर कूर्ग आता है और ब्रिटिश बलूचिस्तान आता है, ठीक है। अगर हम बात करें रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जुलाई अगस्त 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें कौन कौन कितने कितने सीट जीता था, हमको मेजर बस ये 2 याद रखना है कि 208 जीती थी कांग्रेस, आईएनसी, मुस्लिम लीग के 73 आए थे, और ये सारे बचे हुए जो हैं इंडिपेंडेंट थे, राइट। कुछ ये यूनियन पार्टी ये 1 2 1 लेके और 8 ऐड करके ये सारे 15 थे टोटल, तो इन सबको ऐड करके 296 सीट्स हो जाती हैं, राइट। 296 हमको पता ही है इलेक्ट होके आएंगी, और 93 नॉमिनेट करेंगे रजवाड़ा या प्रिंसली स्टेट्स। अगर हम कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शंस के बाद जो फॉर्म हुआ था, उसमें अगर हम ये हमने देखा कि पार्टी वाइज, अब हम देखेंगे कम्युनिटी वाइज कितने कितने लोग थे, किसकी स्ट्रेंथ कितनी थी। तो हिंदूज की स्ट्रेंथ थी 163, मुस्लिम्स की 80, शेड्यूल कास्ट की 31, और इन सारी कम्युनिटीज़ की अलग अलग छोटी छोटी रिप्रेजेंटेशन थी। आप देख रहे हैं चाहे इन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कम है, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थी ना। अगर ऑब्वियसली हिंदूज का नंबर पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा तो उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग भी ज़्यादा होंगे। अगर पारसीज का नंबर ही इतना कम है, अगर वो नंबर में पॉपुलेशन में इतने कम है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ज़्यादा रखने की ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उतने लीडर्स ये अप्रोप्रिएट थे।
ऐसा नहीं है कि कोई भी कम्युनिटी छोड़ी गई थी, सारी की सारी कम्युनिटीज़ को कवर किया था। इसलिए ये कहना कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव थी इंडियन मास की, ये बात गलत है, ठीक है। तो वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव थी ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़ एट दैट पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि स्टेट वाइज मेंबरशिप क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन इंडिया एज ऑन December 31, 1947, कि हर हर प्रोविंस से कितने कितने मेंबर्स आए थे। अगर हम प्रोविंसेस की बात करें, इंडियन प्रोविंसेस 229 उसमें से आए थे, राइट। ये हमने देख ही लिया, क्योंकि 1947 में हमने देख लिया इस टाइम पे जो है यहाँ पे 229 रह जाते हैं और यहाँ पे 70 रह जाते हैं, ठीक है। ये पहले जो थे 289 थे और फिर 229 रह जाते हैं, और ये 93 से अब 70 रह जाते हैं। मद्रास से 49, बॉम्बे से 21, ये सब बस आप एक बार देख सकते हैं। ये हमको पता है एंड में कि ये 111 थे। दिल्ली भी, अजमेर, मेरवाड़ भी, कुर्ग भी, और जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था वो इस समय जा चुका था यहाँ से। 4 चीफ कमिश्नर की पोस्ट थी या स्टेट्स थी, हमने देख लिया था। 4 प्रोविंसेस थी जो गवर्नर के अंदर नहीं आती थी बट चीफ कमिश्नर के अंडर आती थी। कौन कौन सी थी? दिल्ली था एक, तो अजमेर मेवाड़ था, कुर्ग था, और ब्रिटिश बलूचिस्तान था। बट ब्रिटिश बलूचिस्तान अब पाकिस्तानियन डोमिनियन के अंदर चला गया, इसलिए हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स में से क्या क्या रिप्रेजेंटेशन था वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सब वही कंटिन्यू, और टोटल 299 नंबर था, क्योंकि 389 में से 299 ही रह गए थे, 90 पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट अ ग्लांस, यानी कि कितने सेशंस हुए थे हमने देख लिया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर, इस टेन्योर के अंदर 11 सेशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। अभी लेजिस्लेटिव बॉडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट एज अ बॉडी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क बनाएगी तब कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस हुए थे इस 2 साल 11 महीने के पीरियड के अंदर। तो वो सेशन सबसे पहला हमको याद रखना है और लास्ट वाला सेशन याद रखना है। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? दिसंबर 9 से लेकर दिसंबर 23 तक 1946 के अंदर, जब हमको पता है, जिसमें दिसंबर 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था, मूव किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद 11th सेशन जो लास्ट हुआ था वो नवंबर 14 से लेकर नवंबर 26 तक हुआ था, और लास्ट डेट को नवंबर 26 को क्या हुआ था? हमारा एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जिस दिन सारे के सारे मेंबर्स ने प्लस प्रेसिडेंट ने उस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट पे साइन किए थे, सिग्नेचर किया था। द असेंबली मेट वंस अगेन ऑन यहाँ तक हमारे सेशंस तो खत्म हो गए, बट एक दिन और वो मिलते हैं जनवरी 24, 1950 को, व्हेन द मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, राइट। फिर नेक्स्ट टेबल आती है टाइम टेकन बाय फ्रेमर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। अभी हम बात कर रहे हैं पहले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम देखते हैं कि और कंट्रीज़ ने कितना कितना टाइम लिया, कितने उसमें आर्टिकल्स हैं, या वर्किंग पीरियड कितना टाइम लगा, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना कितना टेन्योर लगा। सबसे पहला यूएसए की जब बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 आर्टिकल हैं। अब आप लोगों को लग रहा हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल थे जो अब 400 से भी ऊपर हो चुके हैं, और यहाँ पे बस 4 आर्टिकल हैं। उसका एक रीज़न ये है कि हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे सेम है। ऐसा यूएसए के अंदर नहीं होता। वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और हर स्टेट का एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, कि अगर आप टेक्सास में रह रहे हो तो टेक्सास का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अगर आप फ्लोरिडा में रह रहे हो तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो उनके पास, हर इंसान के पास एक तो डुअल सिटीजनशिप होती है और डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी एनफोर्स किया जाता है। ये आपका लगभग 4 मंथ्स के अंदर बना था, राइट। ये वर्किंग पीरियड की आपको याद करने की जरूरत नहीं कितने टाइम में बना, बट लगभग 4 महीने लग गए थे इसको बनाने के लिए। कनाडा की बात करें तो इसमें 147 आर्टिकल्स हैं और इसको 2 साल और 6 मंथ्स लग गए थे बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128 आर्टिकल्स और उसको 9 साल लग गए थे बनाने के लिए। अगर हम बात करें कि इंडिया को लगभग 2 साल या 2 साल 11 महीने लगे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को 9 साल लग गए थे। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को 153 आर्टिकल्स बनाने के लिए 1 साल पूरा कंप्लीटली लग गया था, राइट। अब अगर हम बात करें हमारा जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये 4 आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले 1, 2, 3 ये तो हमेशा से ही प्रेजेंट थे, और हमने अभी देखा कि 394A बाद में ऐड किया गया हिंदी लैंग्वेज के लिए। 393 शॉर्ट टाइटल बस इतना कहता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से बोलेंगे। 394 कहता है कि हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 26 जनवरी को इसका कमेंसमेंट हुआ था। फिर हम बात करें कि 395 रिपील्स एक्ट हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम रिपील कर देते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को भी हम रिपील कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 22।
राइट, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है एंड वी कम टू एन एंड टू सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू लाइक इट। हैव अ नाइस डे।